नमस्कार दोस्तों। आज अपने राजस्थान का जो मैप चेंज हुआ है, जो नए जिले बने हैं, उनके बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी देर में आप वो सब जिले एकदम से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे और आप उनको भरना सीख जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के नए जिले। धमाकेदार क्लास वास्तव में धमाकेदार है। आप 30 मिनट जी लगा करके देखें, आप सब कुछ सीख जाएंगे कि क्या क्या परिवर्तन राजस्थान में हुआ है। अगर हम मोटा मोटी देखें तो राजस्थान के जो जिले हैं वो कुछ इस तरीके से बन गए हैं अब। और हम अगर ऊपर ही ऊपर देखें तो ये जिला जो है वो गंगानगर है। इसके बाद ये नया जिला बना है एक अनूपगढ़। ये अपना रह जाता है बीकानेर। ये जो जिला है ये फलोदी है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि फलोदी की सीमा इधर पाकिस्तान से लग रही है, यानी कि फलोदी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला हो गया। ठीक है। इसके बाद ये वाला जिला जो है वो जैसलमेर है। जैसलमेर है। ये अपन अगर बात करें तो बाड़मेर जिला रह जाता है। अब ये जिला जो है ये सांचौर है। सांचौर। और ये सिरोही जिला है। और फिर यहां आ जाता है उदयपुर। ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा। ये उदयपुर से एक जिला अलग हुआ है जिसका नाम है सलूम्बर, है ना। अब अगर प्रश्न आए कि हांडी रानी का महल कहाँ है तो उदयपुर नहीं करके आप सलूम्बर कीजिएगा। अब मैं एक क्लियर मैप निकालता हूं जिसमें ये सब ऑलरेडी भरे हुए हैं और इनको हम याद कैसे रखेंगे, मेन बात तो ये है। ये देखिएगा, ये जैसे जैसे मैंने भरे गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर, है ना। बाड़मेर के इधर जो है वो बालोतरा, सांचौर, फिर सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। इनको याद रखेंगे। एक नया पेज में ले लेता हूं। मान लीजिए कि आपने महाराजा गंगा सिंह का नाम सुना होगा। गंगा सिंह का नाम सुना होगा। महाराजा बीका सिंह का नाम भी सुना होगा। ये दोनों बीकानेर के राजा थे। इनके ऊपर आधारित एक कल्पनात्मक कहानी बनाई है मैंने। ये सत्य नहीं है वैसे, याद रखने के लिए अपन ने। और अपन मान लेते हैं कि गंगा और बीका लोदी जैसे, बीका लोदी जैसे बड़े सच्चों के, बड़े सच्चों के सिर उड़ाए। गंगा और बीका लोदी जैसे बड़े सच्चों के सिर उड़ाए। ये लाइन अगर आप याद रखोगे तो सीमा पर स्थित सभी जिले क्रमागत रूप से आपको याद रह जाएंगे। आपको और कोई जिला नहीं भरना है, सिर्फ वह जिला भरना है जो सीमा के ऊपर स्थित है। तो यहां से गंगानगर, गंगा से गंगानगर बन गया। और से बनाना है आपको अनूपगढ़, बीका से बनाना है बीकानेर, लोदी से बनाना है फलोदी, जैसे से बनाना है जैसलमेर,
बड़े से बनाना है, बाड़मेर। सच्चों से बनाना है सांचौर, और सिर उड़ाए से बनाना है सिरोही और उदयपुर। सिर से सिरोही और उड़ाए से उदयपुर। ये जो ट्रिक्स है वो ना केवल राजस्थान का मैप रखने के लिए, याद रखने के लिए, बल्कि आगे आप जब सीमावर्ती राजस्थान नाम टॉपिक करोगे उसमें भी काम आएगी। इसके बाद में और टॉपिक है, नदियां हैं, बांध है, और भी बहुत सारी जो पूरी जियोग्राफी में कुल मिला के ये जो ट्रिक्स है वो आपको काम आती रहेगी। अब एक बार वापिस मैप में देखते हैं। देखो, गंगा और बीका जैसे बड़े सच्चों के सिर उड़ाए। गंगा और बीका जैसे बड़े सच्चों के सिर उड़ाए। अब आ जाइए इधर की तरफ। अगर हम इधर की तरफ बात करें तो इधर की तरफ गंगानगर के इधर नीचे की तरफ एक जिला है अपने, उसका नाम है हनुमानगढ़। ये हुआ हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के नीचे यहां पर चूरू जिला है। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि हम लोग लास्ट में जिन 2 या 3 जिलों की घोषणा हुई थी उन जिलों की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है और सरकार चेंज हो गई है, होने की कोई संभावना भी मुझे नहीं लग रही है। इसलिए जिनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका था हम सिर्फ वहीं तक बात कर रहे हैं। तो हनुमानगढ़, चूरू, इसके बाद यहां पर ये झुंझुनू जिला है, इसके बाद यहां पर नीम का थाना है, नीम का थाना, इसके बाद में यहां पर कोटपुतली है, फिर यहां पर एक खेरनथल जिला है, खेरनथल तिजारा लिखते हैं जिसको, खेरनथल तिजारा, कई किताबों में केरनथल भी लिखा हुआ है। इसके बाद अलवर है, फिर डींग है जो भरतपुर से अलग हुआ है ना, और इसके बाद है भरतपुर है, और ये जो जिला बच जाता है वो धौलपुर है। अब इनको याद कैसे रखेंगे, मैं इसके अंदर यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको याद रखना है कि हनुमान जी, जानते हो ना आप बजरंगबली को, हनुमान जी चले झुनझुना नीम को लेकर, झुनझुना नीम को लेकर, नीम को लेकर, हनुमान जी चले झुनझुना नीम को लेकर और डींग भरी, डींग भरी, डींग मतलब हुंकार भरना, यानी हनुमान जी नीम का झुंझुना लेकर चले और क्या भरी, डींग भरी। इससे देखो हनुमान जी से बन जाएगा हनुमानगढ़, चले से बन जाएगा चूरू, झुनझुना से बन जाएगा झुंझुनू, नीम से बन जाएगा नीम का थाना, को से बन जाएगा कोटपुतली, को लेकर, कर से केरंथल या खेरंथल बन जाएगा, और से अलवर बन जाएगा, डींग से डींग जिला है, और भरी से भरतपुर बन जाएगा। और आपको मैं यहां पर बता दूं कि पूरी क्लास में मैं जो नक्शा बता रहा हूं उसके अंदर आपको कहीं भी अंतर्वर्ती जिले को नहीं लेना है, सिर्फ उसी जिले को लेना है जिसकी सीमा टच हो रही है, ताकि आपको सीमावर्ती जिला याद करने में भी आसानी
रहे और कहीं आगे पीछे भी ये नहीं भरे जाए। जिसकी सीमा लग रही है उसी को ही भरना है। और अब हम इसको एक बढ़िया मैप के अंदर और देख लेते हैं। ये देखो, हनुमानगढ़ से हनुमान जी चले चूरू, झुंझुना झुंझुनू, नीम का थाना को कोटपुतली, लेकर खिरंथल और अलवर, डींग यानी डीग और भरी से भरतपुर। एक बात यह भी है कि इधर वाली जो ट्रिक थी उसमें भी 9 जिले थे और इसमें भी 9 जिले हैं। यहां से एक ट्रिक बनेगी उसमें भी 9 जिले होंगे। यानी आपको अगर सस्पेंस लगे कि ट्रिक में अपन एक जिला भूल गए हैं तो आप दोबारा रीचेक कर लीजिए। 9 पूरे होने चाहिए। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये फलोदी छोड़ दिया अपन ने ना, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गंगा और बीका लोधी जैसे बड़े सच्चों के सिर उड़ाए, हनुमान जी चले झुंझुनू नीम को लेकर और डींग भरी। आगे क्या है, आगे देखते हैं। अब हनुमान जी झुंझुनू नीम को लेकर चले और डींग भरी। उसके बाद में अपन ने हनुमान जी की धोक लगाई। क्या लगाई? धोक लगाई। धोक में 2 जिले हैं, धौलपुर और एक आएगा करौली। धोक लगाने के बाद में उनकी सवाई कराई, सवामणी कहते हैं ना, सवाई कराई। और सवाई कराने के बाद में बूंदी चढ़ाई। और यहां पर ध्यान ये देना है कि बूंदी जो है वो अंदर की तरफ चढ़ानी है। अगर बाहर बूंदी चढ़ा दी तो चींटियां आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि बूंदी एक अंतर्वर्ती जिला है। स्पेशल सेकेंड ग्रेड में ऐसा प्रश्न आया जिलों के नाम देकर कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सीमावर्ती नहीं है, तो बूंदी उसका उत्तर था। इसलिए इसको मैंने ट्रिक में शामिल किया है। और चींटियां आ जाएगी मतलब यहां पर चित्तौड़गढ़ का भाग है। ये इधर चित्तौड़गढ़ वास्तव है और ये चित्तौड़गढ़ का भाग है जो टूटा हुआ है और इसको अपन भैंसरोड़गढ़ कहते हैं। ठीक है, तो बूंदी और चित्तौड़ ये इधर की तरफ है, ये खास ध्यान रखना है। तो हनुमान जी चले झुंझुनू नीम को लेकर और डींग भरी। उसके बाद में हनुमान जी की धोक लगाई। धोक लगाने के बाद सवाई कराई। फिर क्या चढ़ाई? बूंदी चढ़ाई। और अब बूंदी चढ़ाई तो बूंदी थोड़ी थोड़ी हाथों के लग गई, तो अपने हाथ को बाहर झड़काया। मतलब हाथ से ये हाड़ौती क्षेत्र आ गया है। को से कोटा जिला है, ये बाहर से 12 जिला है और झड़काया से झालावाड़ जिला है। धोक लगाई, सवाई कराई, बूंदी चढ़ाई, हाथ को बाहर झड़काया। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 8 ही हो रहे हैं बूंदी और इसके सहित। यानी इसको आप ध्यान रखना है कि इस ट्रिक में 6 ही है क्योंकि गड़बड़ नहीं हो जाए इसलिए। अब ये जिले आपको याद हो गए होंगे सब। इसको एक बार क्लियर मैप में और देख लेते हैं। देखो यहां तक अपन ने किया कि हनुमान जी चले झुंझुनू नीम को लेकर और डींग भरी। डींग भरने के बाद में धोक लगाई यानी धौलपुर। क से करौली, ठीक है, सवाई कराई यानी सवाई माधोपुर। बूंदी अंदर की तरफ चढ़ानी है, ठीक है, और ये चित्तौड़गढ़ का पार्ट है। उसके बाद में हाथ को से कोटा, बा से बाहर से 12 और झड़काया यानी झालावाड़ जिला आ जाएगा। इट मीन्स इतना सबके तैयार हो गया होगा। मैं आशा करता हूं कि इतना सबके तैयार हो गया होगा। अब देखिए आपको सीमा पकड़नी है। यहां से झालावाड़ तो आ गया, कोटा भी आ गया, चित्तौड़ भी आ गया, और ये जो सीमा रह रही है वो किसकी रह रही है? भीलवाड़ा जिले की रह रही है। देखो शाहपुरा को अलग किया है लेकिन थोड़ा थोड़ा हिस्सा देखो भीलवाड़ा का इधर बॉर्डर पर है और शाहपुरा की बॉर्डर भीलवाड़ा से नहीं लग रही है। और अभी तक
राजस्थान में इन जिलों के क्षेत्रफल के संबंध में कोई डाटा जारी नहीं हुआ है, क्योंकि कई लोगों के फोन्स भी आ जाते हैं कि सर सबसे छोटा जिला दूदू है कि जयपुर जयपुर ग्रामीण है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं और मेरे हिसाब से जयपुर ग्रामीण होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका सॉरी जयपुर शहरी होना चाहिए, क्योंकि उसका क्षेत्रफल है वो दूदू से भी कम पड़ रहा है। और ऑफिशियल तो हमें तब पता चलेगा जब इनके क्षेत्रफल के आंकड़े जारी हो जाएंगे कि इनका ये क्षेत्रफल है और इनमें ये तहसीलें और गांव शामिल किए गए हैं, ग्राम पंचायतें शामिल की गई है। अब हम बात कर लेते हैं आगे ट्रिक की। तो ये भीलवाड़ा है, ये चित्तौड़ है, फिर उसके बाद प्रतापगढ़ है, उसके बाद बांसवाड़ा है, उसके बाद डूंगरपुर है, वापिस उदयपुर आ जाता है और फिर ये इस ट्रिक में आकर के मिल जाता है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? देखो, मान लो, कल्पना करो कि आप कहीं भी जंगल में या कहीं भी खड़े हो और आपके सामने शेर आ जाए, तो आप क्या करोगे? है ना, क्लास में मैंने जब ये बात कही तो एक स्टूडेंट्स ने ये जवाब दिया कि सर हम क्या करेंगे, फिर तो शेर ही करेगा जो करेगा। तो अपने तो ये हालत होती है, लेकिन जो भील लोग होते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं और वो क्या करते हैं, भील लोगों को चित्ता दिखने पर वो बांस का डंडा उठाते हैं, बांस का डंडा उठाते हैं और उस चित्ते के सिर में मारते हैं। क्या करते हैं? सिर में मारते हैं। या ऐसे भी याद कर सकते हो, बांस का डंडा उठाते हैं और साले के सिर में मारते हैं, है ना, क्योंकि उसमें सलूम्बर भी आएगा, लेकिन वो सीमावर्ती नहीं है, इसलिए मैंने उसको ट्रिक में शामिल नहीं किया है। अब देखो, अपन अगर बात करें यहां पर, ये आपका रहा भीलवाड़ा, है ना। उसी मैप में कर लेते हैं, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये आपका रहा भीलवाड़ा, भील लोगों से यानी भीलवाड़ा, भील लोगों को चित्ता दिखने पर यानी चित्तौड़, गढ़ पर यानी प्रतापगढ़, बांस का यानी बांसवाड़ा, डंडा यानी डूंगरपुर, उठाते हैं यानी उदयपुर, है ना, उठाते हैं यानी उदयपुर। ये और उस ट्रिक में आके मिल गए हैं, सिर में मारते हैं यानी सिरोही। ये आपके अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा। अब अपन बीच वाले जिलों की बात करते हैं। मैं एक बार इसको मिटा देता हूं सबको। क्योंकि अपन को खाली मैप चाहिएगा। ये लीजिए। अब देखो, ये सब जिले तो भर चुके हैं, आप इसको कवर कर चुके हो। ये इतना तो अपना मैप कवर हो चुका है। अब जो अंतर्वर्ती जिले बचे हैं अंदर के, उनको याद कैसे रखेंगे? देखो, सबसे पहले सीकर है, फिर हम इधर आगे चलते हैं तो ये डीडवाना कुचामन है, फिर हम आगे चलते हैं तो नागौर है, फिर हम इधर चलते हैं तो ये जोधपुर ग्रामीण है और इसके अंदर जोधपुर शहर भी है। ठीक है, और फिर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर बालोतरा है, और फिर उसके बाद हम यहाँ चलते हैं तो जालोर है, फिर इधर आता है पाली,
फिर आता है राजसमंद, और यहाँ पर भीलवाड़ा को टच करवा के ले जाना है, क्योंकि ये जो ट्रिक है उससे आपको पता चल जाए कि जो है वो ट्रिक इसमें मैच खा रही है। ये भीलवाड़ा आ गया, फिर उसका आ गया शाहपुरा, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर केकड़ी, फिर आ जाता है अजमेर, उसके बाद आ जाता है दुदू, और उसके बाद आ जाता है जयपुर और दौसा, और ये टोंक आ जाता है। अब इसके लिए आपको इमेजिन करना है कि एक लड़की है और वो सीकर की है, लेकिन उसका ससुराल जालोर में है। कहां है? जालोर में है। और वो अपने पति को कह रही है, क्या कह रही है और क्यों कह रही है, ये बात पहले बता देता हूं कि जालोर में कोई शादी है, मतलब उसके मायके में कोई शादी है और वहां वो जा रहे हैं, इसलिए कह रही है, क्या कह रही है, सीकर की कुड़ी कह रही है ना। कुड़ी कहते हैं छोरी को पंजाबी में, सीकर की कुड़ी कह रही है, मतलब सीकर से सीकर आ गया, कुड़ी से कुचामन डीडवाना या डीडवाना कुचामन है। कुड़ी कह रही है, क्या कह रही है कि ना जाओ, ना से नागौर, जाओ से जोधपुर, बालम से बालोतरा, जालोर, पावना, ना जाओ बालम, जालोर पावना, मतलब डीडवाना, नागौर, जाओ से जालोर, बालम से बालोतरा, जालोर से जालोर हो ही गया, और पावना से करना है आपको पाली। राजा भील शाह के ब्याह में, राजा मतलब राजसमंद, भील शाह मतलब भीलवाड़ा, और शाहपुरा के मतलब केकड़ी, इधर लेना है ब्यावर, ब्याह में आज, मतलब आज राजा भील शाह के ब्याह में जालोर मत जाओ। वह क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, लड़ाई हो गई और सिर फट गए, सबके दो दो टांके आए। तो ना जाओ बालम, राजा भील शाह के ब्याह में आज दो दो, पूरे दो दो टांके आए हैं, पूरे दो दो, मतलब दो दो से एक तो दूदू बनाना है और एक आपको डोसा बनाना है, और नीचे रह जाएगा टोंक। ठीक है, अगर आप उस ट्रिक में यहां पर बूंदी नहीं भरते तो बूंदी धरी धराई रह गई, ये यहां पर इस ट्रिक में आ जाता, और यहां पर एक जिला बच रहा है सलूम्बर। इस तरीके से अपने कंप्लीटली 50 के 50 जिले अपन ने भर दिए हैं मैप में, और मुझे लगता है कि इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रिक एक बार नया पेज लिखकर लिख देते हैं, क्या है, सीकर की, सीकर की कुड़ी कह रही है, सीकर की कुड़ी कह रही है अपने हस्बैंड को, क्या कह रही है कि ना जाओ, ना जाओ बालम, ना जाओ बालम, जालोर, सीकर की कुड़ी कह रही है कि ना जाओ बालम, जालोर आज, ना जाओ बालम जालोर पावना, राजा भील शाह के, राजा भील शाह के ब्याह में आज क्यों, वहां पे क्या हुआ, वहां पे पूरे दो दो टांके आए हैं, दो दो टांके आए हैं। तो ये याद रखना है कि इस तरीके से अपना जयपुर जिला है, इसके यहाँ पर दूदू है, यहाँ पर दौसा है, और इसके नीचे टोंक है। ये फीचर्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सीकर की कुड़ी कह रही है, मतलब यहाँ से सीकर बना, कुड़ी से कुचामन डीडवाना या डीडवाना कुचामन, कुचामन डीडवाना। हालांकि इन दोनों जिलों को अलग करने की सिर्फ घोषणा हुई थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है। और ना से बन जाएगा नागौर, जाओ से बन जाएगा जोधपुर, बालम से बन जाएगा बालोतरा, जालोर से बन जाएगा जालोर, पावना यानी कि पाली, राजा यानी कि राजसमंद, भील शाह के मतलब भीलवाड़ा, शाह के मतलब शाहपुरा,
के मतलब केकड़ी, ब्या में मतलब ब्यावर, आज मतलब अजमेर, पूरे मतलब जयपुर, दो मतलब दूदू और दोसा, और टांके मतलब टोंक। बूंदी धरी धराई रह गई, तो बूंदी खाली बच रहा है और एक सलूम्बर खाली बच रहा है। ठीक है, ये दो ही जिले बच रहे हैं। अब आपके सारे जिले, मैं आशा करता हूं कि 2 बार देखने के बाद आप सारे जिले मैप में अच्छी तरह से भर पाएंगे। अब अपन राजस्थान के थोड़े से परिचय की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से राजस्थान का जो नामकरण है वो हुआ। अगर हम राजस्थान के संबंध में देखें तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा गया, और एक जगह आर्यव्रत का भी जिक्र है। ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को ब्रह्मव्रत या आर्यव्रत नामों से जाना गया है। ध्यान रखना, भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है, जम्बू द्वीप, ऋग्वेद में भी और रामायण में भी भारत का पुराना नाम जम्बू द्वीप ही है। ठीक है, और रामायण के अंदर राजस्थान को मरुकांत राय कहा गया है। मरुकांत्र प्रदेश या मरुकांत राय नाम रामायण के अंदर दिया गया है। सबसे प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो ये है। लेकिन अगर हम यूं कहें कि कोई हमें लिखित प्रमाण चाहिए, इसमें सबसे प्राचीन की बात रहे, तो लिखित प्रमाण की अगर हम बात करें तो लिखित प्रमाण कैसे होंगे? एक शिलालेख है जिसको हम कहते हैं बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख है ये, क्योंकि बसंतगढ़ सिरोही में है। ये शिलालेख जो है इसको राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख भी माना जाता है। और इस शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है। बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही में, और यह शिलालेख 625 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया है। चावड़ा वंश का एक शासक है ब्रह्मलात, इसका गुजरात और एमपी में राज्य था। चावड़ा वंश का शासक ब्रह्मलात, इसने ये शिलालेख 625 ईस्वी में लिखाया था। और सिरोही के अंदर बसंतगढ़ में ही एक खीमल माता का मंदिर है, और इस खीमल माता के मंदिर के आगे ये शिलालेख लगा हुआ है। खीमल माता के मंदिर के आगे लगा हुआ ये शिलालेख। और इसके शिलालेख में दास प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है कि दास प्रथा क्या होती है, इसके बारे में भी जानकारी इस शिलालेख से मिलती है। तो यहां से कई प्रश्न बनते हैं। राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? राजस्थानीय द्वितीय नाम लिखा उसमें 625 में उत्कीर्ण है, खीमल माता के मंदिर के आगे लगा हुआ है, और ये दास प्रथा से संबंधित है। चावड़ा वंश के शासक ने ब्रह्मलात ने इस शिलालेख को लिखवाया था। अब अगर हम बात करें कि कोई ऐसा ग्रंथ हो जिसके अंदर राजस्थान के बारे में जिक्र किया गया हो, तो एक ग्रंथ है मुहनोत नेणसीरी ख्यात। मोहनोत नेणसी ने ही ये ख्यात लिखी, यानी इसका लेखक मोहनोत नेणसी ही था, इसने ही ये ख्यात लिखी। और अजब बात यह है कि सबसे पहले तो ये राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात है, इसके बाद ये राजस्थान की सबसे विश्वसनीय ख्यात है। विश्वसनीय यानी इस पर विश्वास किया जा सकता है। इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो प्रूफ के साथ दी गई है। और
सबसे विश्वसनीय, सबसे पुरानी और सबसे पहले लिखी गई, क्योंकि पुरानी है तो पहले लिखी गई, ऐसे भी इसने प्रश्न पूछा। सबसे पहले ये ख्यात लिखी गई। और ये जो मोहनोत नेणसी था ना, वो जोधपुर का कवि था। जोधपुर का एक महाराजा था गज सिंह, इसके दरबार में रहता था। जग सिंह नहीं है, गज सिंह, इसके दरबार में ये रहता था। और उसके बाद में ये जसवंत सिंह राजा बने, तो ये जसवंत सिंह के दरबार में भी रहता था। यानी कि ये गज सिंह और जसवंत सिंह दो राजाओं की संबंध में इसने सेवाएं दी थी। और मूलतः ये गज सिंह का ही दरबारी कवि था। और इसने एक पुस्तक और लिखी जिसका नाम है मारवाड़ रे परगनारी विगत। अब ये ख्यात है वो राजस्थानी भाषा में है। तो परगना कहते हैं क्षेत्र को, एक राजा का जो क्षेत्र होता था, एरिया होता था, उसको परगना कहते थे। मारवाड़ रे परगनारी विगत। और इस पुस्तक को जोधपुर का गजेटियर कहते हैं। ये गजेटियर क्या होता है? जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो इंग्लैंड से आदेश आते थे कि कोई भी भूभाग है उसके संबंध में, उसकी भौगोलिक स्थिति की, वहां की संस्कृति की, वहां की वेशभूषा की, वहां के चाल चलन की, वहां के लोग क्या क्या करते हैं, इन सब की जानकारी एक ग्रंथ में लिखो। और उस ग्रंथ को क्या कहा जाता था? गजेटियर कहा जाता था। तो ये मारवाड़ या परगनारी विगत में क्या है? जोधपुर के लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा, वहां के लोग किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीका का व्यवहार करते हैं, ये बातें गहनता से लिखी गई है। इसलिए इसको जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है। मोहनोत नेणसी पर ही कुछ सोने की असरफियां या पैसे गायब करने का आरोप लगा था जसवंत सिंह के समय में, इसलिए इनको जेल में रहना पड़ा। ये बात हुई मोहनोत नेणसी की ख्यात। इसके अंदर राजस्थान के लिए इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। इस ख्यात में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान के लिए रायथान शब्द का प्रयोग हुआ है एक जगह। राजस्थान के लिए रायथान शब्द का प्रयोग जो है वो किया जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 में। बाकी तो मैंने सब सन बताए हैं। और ये मारवाड़ रे परगनारी विगत या मोहनोत नेणसी की ख्यात है, ये 1665 में लिखी गई। ठीक है, वो भी ध्यान रख लेना। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए रायथान शब्द का प्रयोग किया सन 1800 में। ये जॉर्ज थॉमस जो है वो एक अंग्रेजी कमांडर था, मराठा सरदार था दौलतराव सिंधिया। इसके अंडर में अंग्रेजों की जो सेना थी उसका कमांडर था जॉर्ज थॉमस। आयरलैंड का था ये मूलतः। कहां का था? आयरलैंड का था। और इसकी मृत्यु गुजरात में हुई थी, विराटनगर क्षेत्र है वहां पर। जॉर्ज थॉमस। अब देखो, जॉर्ज थॉमस की कोई भी खुद की पुस्तक लिखी हुई नहीं है जिसके अंदर उसने रायथान नाम लिया हो। और ऐसा कोई प्रमाण राजस्थान के पास नहीं है जॉर्ज थॉमस के संबंध में। लेकिन जॉर्ज थॉमस के बाद इस दौलतराव सिंधिया का जो अंग्रेजी कमांडर बना, उस आदमी का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ। अब देखो, ये अंग्रेजी कमांडर था, सेना का था, तो ये मिलिट्री से रिलेटिव हो गया। और इसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम दिया मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ
मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और ये पुस्तक लिखी किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने, जो इसके बाद में अंग्रेजी कमांडर बना। और ये पुस्तक प्रकाशित हुई 1805 में। इस पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने यह बात लिखी कि जॉर्ज थॉमस ऐसा व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए रायथान शब्द का प्रयोग किया था। तो ये एक सबूत हो गया एक तरीके से, और ये सारे प्रश्न जो है वो पेपर में आते भी हैं। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, राजस्थान के लिए शुद्ध रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आंसर आता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहासकारों में सबसे अच्छा इतिहासकार है, मेरा मानना यह है, और किताबों में दिया हुआ भी है कि सबसे अच्छा। वास्तव में कर्नल जेम्स टोड ने किया क्या? कर्नल जेम्स टोड हाड़ौती क्षेत्र का पॉलिटिकल एजेंट था, अंग्रेजों का पीए था। और जब ये पॉलिटिकल एजेंट के पद से रिटायर हो गया तो इसने एक घोड़ा लिया और घोड़े पर चढ़कर पूरे राजस्थान की यात्रा करी। पूरे राजस्थान की यात्रा करने के बाद इसने राजस्थान के संबंध में यानी साथ साथ लिखता रहा और एक पुस्तक बनाई, और वो पुस्तक है वो प्रकाशित हुई। अब कर्नल जेम्स टोड की अगर बात करें तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सबसे पहले भीलवाड़ा में आया था, ये अपन पढ़ते हैं किताबों में। लेकिन अब अगर आंसर ये प्रश्न आ जाए तो आप आंसर शाहपुरा देना, क्योंकि भीलवाड़ा में भी ये शाहपुरा में आया था और शाहपुरा अब अलग जिला बन गया है। ठीक, तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में पहली बार जब आया तो शाहपुरा में आया, भीलवाड़ा में। और यहां पर इन्होंने एक आदमी को गुरु भी बनाया, एक संत है उनको गुरु बनाया, उनका नाम है यति ज्ञानचंद्र। क्या नाम है? यति ज्ञानचंद्र। अब कर्नल जेम्स टोड ने जो पुस्तकें लिखी उनमें से एक पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के दो पार्ट थे, मतलब ये पुस्तक प्रकाशित हुई दो पार्ट में, और इसका पहला पार्ट प्रकाशित हुआ 1829 में और दूसरा पार्ट प्रकाशित हुआ 1832 में। इसके सन आप इट्टो याद रख लेना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि ये पार्ट कब प्रकाशित हुए। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का पहला भाग 1829 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1832 में प्रकाशित हुआ। एक बात। दूसरी बात कि कर्नल जेम्स टोड की ये जो पुस्तक थी इसको विलियम फ्रैंकलिन ने प्रकाशित करवाया। अब इस पुस्तक का एक अन्य नाम भी है, और कर्नल जेम्स टोड की एक अन्य पुस्तक भी है, मैं दोनों के नाम लिखता हूं। अन्य पुस्तक है वो तो है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये कर्नल जेम्स टोड की अन्य पुस्तक है, और ये पुस्तक 1839 में प्रकाशित हुई। और ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है जो कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। ये प्रश्न उसने पूछ लिया। कौन सी पुस्तक कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड की पत्नी ने प्रकाशित करवाई, जिसका नाम था जूलिया कटरबर्ग। जूलिया कटरबर्ग। अब ये जो पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु की अगर बात करें तो 1835 में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु बीकानेर में हुई थी, और बीकानेर में कर्नल जेम्स टोड की छतरी भी बनी हुई है, कर्नल जेम्स टोड का स्मारक भी बना हुआ है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु कहां पर हुई।
ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं ये एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित करी और इसका दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि अब सारी बातें मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सबसे पहले सांपुरा में आए। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु 1832 में बीकानेर में हुई। इनकी छतरी और स्मारक भी बीकानेर में है। कर्नल जेम्स टोड अंग्रेजों के हाड़ौती क्षेत्र के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। इनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र था। इनकी एक पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 2 भागों में प्रकाशित हुई। फर्स्ट भाग 1829 में प्रकाशित हुआ और फर्स्ट भाग का हिंदी अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेकेंड भाग जो है उनका मुंशी देवी प्रसाद ने इसका हिंदी अनुवाद किया था और इस पुस्तक का दूसरा नाम दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। और कर्नल जेम्स टोड की एक अन्य पुस्तक जो 1839 में प्रकाशित हुई उसका नाम दी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नाम है और यह पुस्तक इसकी पत्नी जूलिया कटरबर्ग ने प्रकाशित करवाई। अब हम बात करें अगर राजस्थान की तो मुझे आप ये बताइए कि दिशाएं कितनी होती हैं। दिशाओं की अगर बात करें तो देखो 8 दिशाएं होती है और ये वाली दिशा होती है इसको वायव्य कोण कहते हैं क्योंकि आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ये 4 दिशाएं तो जानते हैं, मुझे पता है ना। ये 4 दिशाएं तो आप जानते ही हैं, लेकिन 8 दिशाएं होती है और इस कोण को कहते हैं वायव्य कोण। क्या कहते हैं? वायव्य कोण। इसको कहते हैं आग्नेय कोण। ये होता है ईशान कोण और ये वाला कोण जो होता है ये होता है नेत्रीय कोण। नेत्रीय कोण अंग्रेजी में अगर बात करें तो ये एयर एंगल हो गया, है ना। ये वाटर एंगल हो जाता है, ये वाटर एंगल हो जाता है, ठीक है। और ये वाटर एंगल, ये अर्थ एंगल और ये फायर एंगल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रम वाइज है AEFW। अब देखो ये जो कोण है इनके संबंध में प्रश्न पूछ लेता है। पहली बात तो ये कि राजस्थान का नक्शा ऐसे ऐसे है, मैं सारे जिलों का नहीं लिखा सकता। आप लोग इसको ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो कि कौन सा जिला वायव्य कोण में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर बीकानेर कौन से कोण में है? हाँ जी। और ईशान कोण में कौन सा जिला आता है? जैसे झुंझुनू कौन से कोण में स्थित है? डायरेक्ट पूछ सकता है। हाड़ौती पूरा का पूरा आग्नेय कोण में है और इधर नेत्रीय कोण में ये अपना उदयपुर स्थापित है। अब देखो राजस्थान के संबंध में ही कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेता है वो कि भाई राजस्थान विश्व के मैप में क्या पोजीशन रखता है, एशिया के मैप में क्या पोजीशन रखता है, भारत के मैप में क्या पोजीशन रखता है, ग्लोब पर क्या पोजीशन रखता है, ये बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ग्लोब की बात कर लेता हूं। अगर हम ग्लोब बनाएं तो ऐसा सा बनता है, ठीक। और इस तरीके से अगर हम ग्लोब बनाएं तो भारत की और राजस्थान की दोनों की पोजीशन कुछ ऐसे आती है ना। और इसको हम कह देते हैं उत्तर पूर्व। पूर्व उत्तर नहीं कहेंगे, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि उत्तर और दक्षिण जो है ये मुख्य दिशाएं होती है और इनको पहले लिखा जाता है। पूर्व उत्तर नहीं कहेंगे। एक बार ऑप्शन में उत्तर पूर्व और पूर्व उत्तर दोनों आ गए और फिर कईयों ने यह कहा कि ये डिलीट होगा, इससे होगा, वैसे होगा। होना जाना कुछ नहीं था, क्योंकि उत्तर मुख्य दिशा होती है, इसको पहले लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। तो अब ये कौन से कोण में हुआ? भूल गए हो तो बैक करके देख लो। ये क्या है? ईशान कोण है। यानी कि ग्लोब पर राजस्थान की जो पोजीशन है वो उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण की है। अब मैं यहां पर स्टार लगाकर ये बात लिख देता हूं
कि ग्लोब पर राजस्थान ईशान कोण में स्थित है, ईशान कोण में स्थित है। क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है, उत्तर पूर्व तो आप फिर भी बता दोगे, लेकिन वो कोण एंगल पूछता है और ऐसी उनकी आदत बन चुकी है। अब हम अगर बात करें, नेक्स्ट चलें, तो ये आ गया विश्व का मैप, है ना। और विश्व के मैप में मैं इसको कर देता हूं 2 भागों में। तो यहां जाएगी भूमध्य रेखा नीचे, ऐसे इस क्षेत्र में पानी है इसलिए। तो पोजीशन वही आई सेम, उत्तर पूर्व आई, ठीक है। तो विश्व के मानचित्र में भी ये वायव्य कोण में और उत्तर पूर्व में स्थित होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, एशिया के मानचित्र में क्या पोजीशन है। अब हम एशिया के मानचित्र को अगर इस तरीके से डिवाइड करें, ऐसे डिवाइड होता है और राजस्थान अपना रह जाता है यहां पर। मतलब अब की बार ये किस में आ गया, उत्तर पश्चिम में आ गया, है ना। किस में आ गया, उत्तर पश्चिम में आ गया। और अगर हम उत्तर पश्चिम की पोजीशन देखें, उत्तर पश्चिम की पोजीशन देखें तो आपके ये रहे कोण। क्योंकि आप अगर इनको देखकर ही कर पाओ तो बहुत शानदार तरीके से कर पाओगे। ये रहे वायु कोण में स्थित होगा। किस मानचित्र में, अपन ने यहां पर पहली बात लिखी कि विश्व के मानचित्र में या फिर ग्लोब के अंदर राजस्थान की पोजीशन है ईशान कोण की। दूसरी बात अपनी होगी कि एशिया के मानचित्र में राजस्थान की पोजीशन है, ये उत्तर पूर्व हुई, तो ये वाली उत्तर पश्चिम होगी और इसको हम कहेंगे वायव्य कोण। ये कौन से मानचित्र में, एशिया के मानचित्र में ऐसी पोजीशन बनेगी। अब हम भारत के मानचित्र में इसकी स्थिति देख लेते हैं कैसे है। ये अपना भारत का मानचित्र, और इसको अपन अगर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, तो इसकी स्थिति ये रहने वाली है वायव्य में, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात ग्लोब की करेंगे। ये इस तरीके से अपना ग्लोब होता है, यहां पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। यहां पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। अब यहां पर ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होगी और इसको हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त अगर ग्लोब पे बन रहा है तो, और नक्शे पे बन रहा है तो रेखा। अब अगर बात करें तो नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होगी और इसको हम कहते हैं मकर रेखा। और इसके नीचे यहां पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होगी, जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। ध्यान रखना ये आर्कटिक और अंटार्कटिक है, जिसमें न आता है वो नीचे आता है, ठीक है, क्योंकि अक्सर हम ये भूल जाया करते हैं। अब
अगर हम बात करें ग्लोब पर 0 डिग्री के बाद 90 अक्षांश इधर होते हैं यहां तक और 90 ही इधर होते हैं। अगर वो प्रश्न कहे जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, ध्यान देना, अगर वो प्रश्न ये कहे कि ग्लोब पर अक्षांश कितने हैं, इसने सिर्फ अक्षांश नाम दिया है, ना इसने कहा अक्षांश रेखा, ना इसने कहा अक्षांश वृत्त, तब आपको आंसर क्या देना है, 181 देना है। क्यों? एक 0 डिग्री, 90 इधर 90 इधर, यानी कि 90 प्लस 90 प्लस 1। अब अगर वो ये कहे कि ग्लोब पर अक्षांश वृत्त कितने होते हैं, तो इस पोजीशन में आप जो आंसर दोगे वो आंसर दोगे कि ग्लोब पर अक्षांश वृत्त 179 होते हैं। क्योंकि जो 90 डिग्री वाला है ना वो सिर्फ पॉइंट है, उसको हम सर्कल या वृत्त नहीं कह सकते। तो एक 90 डिग्री वाला ये हट जाएगा, एक ये हट जाएगा और हमारे पास कितने बचेंगे, 89 इधर 89 इधर और एक 0 डिग्री वाला, अक्षांश वृत्त हुए 179। यही बात अक्षांश रेखा के संबंध में लागू होगी। जब हम रेखा मैप पर बनती है और वृत्त ग्लोब पर बनते हैं तो अक्षांश रेखाएं भी कितनी होगी, 179 होगी। अब अगर हम बात करें कि दो अक्षांश रेखा जो होती है उनके मध्य दूरी को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध। और ये होती है 111.13, क्योंकि पृथ्वी का जो ये वाला व्यास है ये है 40,008 किलोमीटर, और अगर हम इसको 90 पार्ट्स के अंदर बांटे, ठीक है, तो ये आंसर आता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111.13 किलोमीटर होती है और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी को कटिबंध कहते हैं। अब प्रश्न ये बना कि पृथ्वी पर कुल कितने कटिबंध है, तो पृथ्वी पर कटिबंध देखो 90 इधर बनेंगे, 90 ही इधर बनेंगे। आपको कटिबंध का प्रश्न पूछा जाए तो आंसर देना है 180 कटिबंध बनेंगे। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं इस तरीके से होती है और कुल व्यास अब 40,008 नहीं होकर के 40,070 है इस तरीके से, तो ये दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कभी भी नियत नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना है। देखो इनके बीच में यहां पर जो दूरी है और यहां पर जो दूरी है वो एक जितनी थोड़ी है, कम ज्यादा है। लेकिन ये प्रश्न जरूर बनता है कि दो अक्षांश रेखाओं की भूमध्य रेखा के ऊपर दूरी कितनी होती है, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर पूछ लेता है वो कि भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है। तो दूरी होती है 111.32, उसमें एक 3 था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें ये निकालते हैं कैलकुलेशन तो ये आता है, आप डायरेक्ट इसको याद रख ले 111.32 को। अब हम थोड़ी सी अक्षांश रेखाओं की, देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। देशांतर रेखाओं में क्या है, भूमध्य रेखा पर दूरी अधिकतम होती है। जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ या उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं, ऊपर भी और इवन नीचे भी, तो इनके मध्य दूरी घटती जाती है, इनके मध्य दूरी घटती जाती है देशांतर रेखाओं की बात करें तो। और अब देखो आपको राजस्थान का पूरा मैप मैंने बता दिया है, इसमें कोई भी कमी समी नहीं रही है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।